हेलो गाइस, मैं रतनलाल एजुकेशन रेवोल्यूशन डांड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी खिलजी वंश की, और आज स्टार्ट होगा आपका तुगलक वंश। देखो, दो वंश अपने कंप्लीट हो चुके हैं, दिल्ली सल्तनत पे बना रहे हैं हमें क्लास। तो दो वंश अपने कंप्लीट हो चुके हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश। तीसरा वंश है, खिलजी वंश को हटाकर एक नया गाजी मलिक नाम से आदमी दिल्ली सुल्तान बनता है या दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से। दिल्ली यानी तुगलक वंश का संस्थापक, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना, और कहाँ तक रहेगा? 1412 तक। कई इतिहासकार मानते हैं 1414 तक, और कुछ मानते हैं 1398 तक। देखो, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं इस चीज़ को, तो देखना आप लोग कैसे, मतलब 1398 तक रहेगा, और कहाँ 1412 तक, और कहाँ 1414 तक। 1320 में सुल्तान बनता है दिल्ली का गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 5 साल इसने शासन किया दिल्ली पर। एक तरह से तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक नाम था पहले इसका गाजी मलिक। पेपर में ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, गाजी मलिक के नाम से कौन प्रसिद्ध है दिल्ली सल्तनत में? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अगर इसमें दिल्ली सल्तनत की बात करें, सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया भारत में? तो आंसर होगा आपका गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। दिल्ली सल्तनत का या तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक सबसे पहले नहर निर्माण, याद रखना इस चीज को, सबसे पहले नहर निर्माण किसने करवाई? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और नहरों के जाल की बात करेगा, अगर नहरों का जाल किसने बिछाया, तो आंसर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, इसको दिमाग में बिठा के चलना। सबसे पहले भारत में नहर निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक। और नहरों का जाल किसने बिछाया? तो फिरोज शाह तुगलक। इसी तरह गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल उस पर गया हुआ था विजय पे, तो वहां गयासुद्दीन तुगलक को मिला कुछ नहीं, और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से ही फरमान करवा दिया था। एक वो था निजामुद्दीन औलिया, बताया था पीछे भाई, जमीन देते थे दान में। और अलाउद्दीन खिलजी, मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी उसको बोला था भाई ये जमीन किसको दे दो? राज्य को दे दो। और अलाउद्दीन खिलजी को निजामुद्दीन औलिया ने एक बात बोली थी, भाई हमारे 10 दरवाजे हैं, अगर आप एक दरवाजे से आओगे तो मैं बाकी 9 में से निकल जाऊंगा। तो लोगों ने भी समझा दिया था उसको, धार्मिक मामला है, धार्मिक मामले से छेड़छाड़ नहीं करनी। तो अलाउद्दीन खिलजी इस बात को समझ गया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से, देखो बंगाल भी विजय पर गया हुआ था, और बंगाल विजय से आते हुए उसने सुना दिया भी निजामुद्दीन औलिया वो अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। तो जितनी भी भूमि है दान दी गई, वो सारी किसकी होगी? राज्य की होगी। तो निजामुद्दीन औलिया ने उसको एक बात बोली थी, दिल्ली अभी दूर है, और दिल्ली अभी दूर है, ये बात बोल दी निजामुद्दीन औलिया ने। और जैसे ही बंगाल विजय करके वो आ रहा था, उसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, नाम था उस टाइम उसका जोना खां। देखो बात समझना, जोना खां। जोना खां ने क्या किया भाई, चलो रास्ते में पिताजी आ रहे हैं बंगाल विजय करके, उसने लकड़ी का एक महल बनवा दिया। और कहने में आता है लकड़ी का महल जहां बनवाया था, उसी महल के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो चुकी थी। तो आज भी बोल देते हैं, कहावत भी अपने यहाँ भी, भाई दिल्ली अभी दूर है। तो सारे लोगों की ये मान्यता है भी गुरु ने इसको क्या दे दिया? श्राप दे दिया एक तरह से। यानी कि इसने क्या किया, निजामुद्दीन औलिया से जमीन छीनने की कोशिश की, और इस वजह से वो रास्ते में ही मारा गया, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने उसको बात बोली थी दिल्ली अभी दूर है, तो वो दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और कईयों का ये मानना भी है, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उसकी मृत्यु के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब उसका बेटा। देखो मान्यता है इतिहासकारों की, लिखित में ऐसा प्रमाणित नहीं है, कुछ मानते हैं और कुछ बोलते हैं भी खुशी में महल बनवाया था और वो उसके नीचे दबकर मर गया। अब देखते हैं उसके बाद, देखो दूसरा शासक आएगा इसमें। और गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने एक और किया था सच, इसने तैमूर मंगोलों का आक्रमण हुआ था भारत में उस टाइम पे, तो इसने बड़ी सफाई से निकल गया था ये गयासुद्दीन तुगलक।
उन आक्रमणों से भी। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भाई आक्रमण मंगोलों का किसके टाइम में हुआ था? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम में। और गाजी मलिक की उपाधि इसने ग्रहण की थी। और फिर दूसरा देखो, फिर दूसरा कौन बैठेगा राजगद्दी पर? एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बेटा। और इसने देखो एक शहर सच, हाँ, जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था तो मलिक उल गाजी, ये उपाधि दिल्ली सल्तनत में किसने ग्रहण की? मलिक उल गाजी। ये भी कौन था? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और एक इसने शहर बसाया था दिल्ली के पास, तुगलकाबाद। यार लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलकाबाद किसने बसाया? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने, जो किस शैली पर आधारित है? रोमन शैली पर। और उसके अंदर एक दुर्ग भी है, और उस दुर्ग को क्या बोला गया है? 56 कोट। लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों नोट कर लेना इसको अपना, जो भी नोट्स बना रहे हो। देखो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1320 से 1325 संस्थापक इसका। और उसके बाद उपाधि कौन सी? गयाजी मलिक। और एक जब मंगोलों पे विजय प्राप्त की इसने, मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की इसने। बंगाल से आते हुए रास्ते में किस मृत्यु हुई? इसकी महल में दबकर मृत्यु हुई थी। और शहर बसाया था इसने तुगलकाबाद। कौन सी शैली पर आधारित है? रोमन शैली पर। और उसके अंदर जो दुर्ग है वो किस पर, कैसा है? 56 कोट। उसको क्या बोला गया है? दुर्ग को 56 कोट। और इसका दूसरा बेटा जोना खां, जिसकी मृत्यु का कारण ही माना गया है इसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ये बोल सकते हैं इसको, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। जोना खां नाम था इसका पुराना। और फिर किस से वो राजगद्दी पर बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक के उस पर। मोहम्मद बिन तुगलक ये कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा विद्वान भी था ये, और मूर्ख भी था। अब आप कहोगे सर ये कैसे? भाई विद्वान और मूर्ख कैसे हो सकता है? ये विद्वान मूर्ख था एक तरह से, बहुत ही दूर की सोचने वाला, लेकिन कई बार सोच इसकी उल्टी बढ़ती थी। जैसे इसने कुछ चेंजमेंट करने की कोशिश करना अच्छी बात थी, लेकिन वो सारी कोशिशें इसकी उल्टी ही पड़ी हैं इसकी। सबसे पहले देखो राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन किया इसने, पहला लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन में क्या किया इसने? राजधानी को दिल्ली से लेकर, दिल्ली से कहां ले गए? दौलताबाद यानी कि देवगिरी। औरंगाबाद के पास कल बताया भी था मैप में, आज मैप लगाया नहीं है, तो कल मैप लगाया भी था, वहां बताई भी थी जगह दौलताबाद। इसका दौलताबाद ले जाने का मकसद क्या था? देखो दो राइटरों की इसमें अलग अलग राय है। एक तो मानता है कि इसको दक्षिण भारत पर पूर्णतः नियंत्रण करने के लिए लेके गया ये। दक्षिण भारत, भाई इससे क्या होगा? पूरे दक्षिण भारत पर नियंत्रण करूंगा मैं, और दौलताबाद बढ़ता है बिल्कुल भारत के बीच में, और ऊपर तक भी ध्यान रखूंगा मैं। और एक का मानना है भाई अमीर इसको चिट्ठी लिख मतलब चिट्ठियों में गालियां लिख के भेजते थे। वो भी कहते हैं भाई उससे तंग आकर इसने क्या किया? राजधानी को परिवर्तन करने की कोशिश की। दिल्ली से कहां लेके गया? दौलताबाद। और दौलताबाद लेके चला जाता तो ठीक था, लेकिन इसने क्या सोचा? भाई दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो सारे भी मेरे साथ चले जाएं। और इसने वो स्टार्ट कर दिया एक तरह से गर्मियों में। अब दिल्ली से दौलताबाद की दूरी मेरे ख्याल से सड़क भी बनवाई इसने एक, और उस सड़क के चारों तरफ पेड़ लगवाए, सराय बनवाए, रुकने के लिए ठहरने की जगह बनवाई। और दिल्ली से दौलताबाद की दूरी है लगभग 1500 किलोमीटर, ज़्यादा ही बेशक हो, कम नहीं है। तो 1500 किलोमीटर के लगभग दूरी थी। अब आने जाने में देखो कितना खर्चा, भाई पूरा का पूरा मध्य प्रदेश पार करो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और उसके बीच में भी नदियाँ आ जाती हैं अपनी, नर्मदा, वो आ जाते हैं। तो वो पार करते करते कहाँ पहुंचे? दौलताबाद। अब जैसे ही दौलताबाद पहुंचे उसके सारे लोगों की हालत भी खराब हो चुकी थी। फिर उसको दिल्ली से खतरा उत्पन्न होने लग गया, मंगोलों के आक्रमण के खतरा हो गया उत्पन्न उसको। फिर उसने क्या किया? भाई चलो 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 वापिस चलो, ये काम था इसका, मतलब उल्टा पड़ गया इस पे। वो परिवर्तन ठीक था, लेकिन इसने दिल्ली के सभी लोगों को बोलना, भाई वहां प्रॉब्लम थी। अब कुछ लोग आए नहीं, कुछ आए रास्ते में अपना सामान मतलब इस चक्कर में, राजधानी परिवर्तन के चक्कर में इसको काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा। तो था देखो विद्वान, भाई पूरे भारत पर नियंत्रण करूंगा, मूर्ख उल्टा पड़ गया केस इस पे। दूसरा था इसका प्रतीक मुद्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रतीक मुद्रा,
इसने क्या किया, प्रतीक मुद्रा चलाने की कोशिश की। प्रतीक मुद्रा चलाना अच्छी बात है। जैसे आज के टाइम की बात करें, 100 के नोट है, 500 के नोट है, अगर हम 500 के नोट को बाजार में बेचने चले जाएं या कहीं भी बेचने चले जाएं, उसके अपने को 500 रुपये तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, नॉर्मल सी बात है, 500 नहीं मिलेंगे। तो इसने क्या सोचा, भाई मैं प्रतीक मुद्रा चला दूं, क्योंकि 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 14वीं सदी में पूरे भारत में यानी कि पूरे वर्ल्ड में, संसार की, विश्व की बात करें, चांदी की कमी महसूस होने लगी। इसको मतलब बता दिया, भी ज़्यादा ही समझदार बनने की कोशिश करता था, और जो जहाँ गलतियाँ करता था किसी की सलाह नहीं लेनी। मतलब एक कमी ये भी थी इसकी, खुद ही सोचना, खुद ही अपना बात, अपने फैसले लेना, किसी से ना कुछ पूछना। इसने क्या किया, भाई प्रतीक मुद्रा स्टार्ट कर दें। प्रतीक मुद्रा में क्या था, क्योंकि चीन में चलाई थी कुबलई खां, लिख लेना ये भी, सबसे पहले कुबलई खां चीन में चला चुका था मुद्रा। क्योंकि वैसे भी विश्व को कागज की नॉलेज में लाने वाला भी देश कौन सा है, चीन। दूसरी सदी में चीन में आ गया था कागज की नॉलेज, अगर नहीं पता हो लिख लेना। सबसे पहले कागज की खोज किसने की, यानी कागज का आविष्कारक देश कौन है, चीन है। तो कुबलई खां ने क्या किया था, प्रतीक मुद्रा ला दी थी, और उसकी सफल भी हुई थी योजना ये। फिर दूसरा ईरान में था एक, ईरान वाला राजा लिख लेना, काई कातू, या दूसरा नाम उसका गजन खां। इसने भी एक मुद्रा का नाम भी लिख सकते हो, चांद नाम की मुद्रा चलाई थी। ये ईरान ने चलाई थी और चीन वाले ने, कुबलई खान ने चला दी थी। उनकी सफल हुई थी सारी की सारी। इसने भी सोचा भाई मैं भी प्रतीक मुद्रा चलाऊं। इसने क्या किया, भाई चांदी के सिक्के का मूल्य तांबे के सिक्के के बराबर रख दिया। इससे क्या हुआ, लोगों ने कॉपी मारना स्टार्ट कर दिया, यानी कि कॉपी पेस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान था सिक्का वो, तो कॉपी मारना स्टार्ट कर दिया। तो इससे भी क्या हुआ, इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान। प्रतीक मुद्रा का दूसरा एग्जाम्पल, जैसे नोटबंदी बोल सकते हैं अपन, 1000 के नोट के बदले 2000 का नोट चला दिया था ना, तो उसमें भी आपको पता ही है भारत की स्थिति क्या रही थी। इसी तरह वहाँ प्रतीक मुद्रा चलाई तो थी, चांदी का टंका बराबर कर दिया तांबे के बराबर। अब बताओ, चांदी अलग वैल्यू है और तांबे की अलग वैल्यू है, तो कैसे काम चलता। तो इसलिए इसका ये प्रयोग भी क्या रहा, असफल। देखो पहला प्रयोग असफल, दूसरा प्रयोग असफल। विद्वान था, बोला भाई सबसे ज्यादा विद्वान शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। पहला प्रयोग किया राजधानी परिवर्तन, दूसरा प्रयोग किया प्रतीक मुद्रा। दोनों ही प्रयोग क्या रहे इसके, असफल। फिर तीसरा प्रयोग फिर इसने करने की कोशिश की। तीसरा प्रयोग किया कृषि वाला, कृषि सुधार करने की कोशिश की इसने। और कृषि सुधार में क्या कर दिया इसने, कर वृद्धि कर दी। देखो कर वृद्धि पहले एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने भी की थी, याद हो किसी को अगर, उसने भी क्या कर दिया था 50%। इसने भी क्या कर दिया, करों में उठा के वृद्धि कर दी। और कौन से क्षेत्र में की, दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र, अगर दोआब किसी के लिए नया नाम हो, दोआब अगर नया नाम है सबके लिए, तो दोआब को सर्च कर सकते हो आप लोग। दोआब का मतलब क्या है, दो नदियों के बीच का अक्षेत्र। दोआब मतलब होता है उपजाऊ क्षेत्र। जब इसने कर की वृद्धि की दोआब क्षेत्रों में, दोआब क्षेत्र मेनली गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र भी दोआब है जैसे। और पंजाब में देखोगे 5 नदियां होगी, सतलुज वाली, वो भी क्या है, दोआब क्षेत्र। दो नदियों के बीच का जो भी उपजाऊ मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, दोआब क्षेत्र। तो दोआब क्षेत्र में क्या किया इसने, कर वृद्धि कर दी। और उसी साल देखो किस्मत, देखो इसकी कितनी खराब थी, उसी साल क्या हो गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो यहां भी क्या हुआ, इसको नुकसान हो गया। तो देखो पहला नुकसान राजधानी परिवर्तन हो गया, दूसरा प्रतीक मुद्रा कर दी इसने, तीसरा कृषि सुधार करने की कोशिश करने के चक्कर में कर वृद्धि करना, ये भी क्या हो गया, एक नुकसान भरी हो गया इसके लिए। तो चौथा देखो किस्मत, देखो इसकी कितनी खराब चलती रहेगी। चौथा खुरासान अभियान सर्च करना, कहाँ है, मध्य एशिया में, अफगानिस्तान के ऊपर वाला, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, वो एरिया क्या है अपना, मध्य एशिया। मध्य एशिया में देश देखना कौन कौन से थे, उसका कुछ पार्ट अफगानिस्तान का था, तुर्कमेनिस्तान का, जो आज का है वर्ल्ड मैप की बात करें अगर। तो इसने क्या किया, खुरासान अभियान के तहत भाई इसने क्या सोचा, देखो दिमाग देखो इसका, भाई हर बार आक्रमण दूसरे देश ही करते हैं भारत पे। इसने क्या सोचा, भाई अब की बार भारत वाले आक्रमण करेंगे दूसरे देश पे। तो खुरासान अभियान के तहत 3,70,000 इसने क्या कर दिया, 3,70,000 सैनिकों को पूरे तैयार कर दिए। ले भाई
और उनको 1 साल का वेतन पहले ही दे दिया। और जैसे ही लब तैयार लो पूरा, भाई कभी भी किसी भी टाइम आक्रमण करेंगे, लेकिन जब आक्रमण करने की बारी आई तो उन्होंने अपना सलाह करके दोनों के बीच में संधि होगी और इसको क्या हुआ, 3,70,000 लोगों का वेतन भी देना पड़ा और फायदा भी कुछ नहीं हुआ। खुरासान अभियान भी क्या रहा इसका, विफल। तो 4 योजनाएं विफल, राजधानी परिवर्तन विफल, प्रतीक मुद्रा, कर वृद्धि करना बेवकूफी रही इसकी, खुरासान अभियान वाला भी ठीक। चलो यहां तक भी चलो कुछ नहीं भाई, हो गया जो होना था। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे क्या किया इसने, कराचील अभियान। कराचील अभियान, कराचील जो आज के टाइम में कांगड़ा वाला एरिया हिमाचल प्रदेश में है, जो कांगड़ा क्षेत्र, वहां भी क्या किया इसने, भाई इसको खतरा था चीन की साइड से, भाई चीन वाले भारत पे आक्रमण ना करें, तो इसने क्या कर दिया, कराचील अभियान कर दिया। पहले ही अपने 10,000 सैनिकों को पूरा तैयार करके अपना दे के उनको भी भाई चीजें सारी, और क्या कर दिया, वेतन वूतन दे के ड्रेस ड्रेस ला के बढ़िया अपना सर्दियों वाली, भाई जाओ पहाड़ों पे आक्रमण कर लिए, ठीक है। और आक्रमण करने का टाइम था, उस साइड से मानसून का टाइम था, वो बोलते हैं उसके बारे में 10,000 सैनिक इसने भेजे थे, मुश्किल से 10 बचकर आए थे वापिस, घोड़े हाथी जो भेजे थे ना, मुश्किल से 10 ही बचकर आए वापिस इसके। तो इसके देखो 500 बयान क्या थे, था ये पढ़ा लिखा विद्वान प्लस मूर्ख, इसलिए इतिहास में इसको बोला गया स्वप्नशील। स्वप्नशील बोला गया इसको, भाई सपने देखता था, रात को सपना देखा, सोया आराम से, सुबह उठा, ला भाई ये तो फरमान जारी कर दिया, इसलिए बोला गया तुगलकी फरमान। तुगलकी फरमान समझते हो, तुगलकी फरमान आज ही बोलते हैं, भाई तुगलकी फरमान जारी कर दिया। ले कोई सरकार अगर ना माने ना लोगों की बात, तो क्या कहते हैं अपने यहाँ, तुगलकी फरमान जारी करना। तो ये था तुगलकी फरमान इसका, रात को सोया, सुबह रात को सपने में कुछ देखा, सुबह ला भाई फरमान जारी कर दिया, राजधानी को बदलो, प्रतीक मुद्रा चला दो, करों में वृद्धि कर दो, खुरासान का अभियान कर दो, कराचील अभियान कर दो। सारे के सारे अभियान कैसे रहे इसके, बिल्कुल विफल। इसलिए इसको इतिहास में स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु, सारा कुछ इसी को बोला गया है। इसलिए और एडवर्ड थॉमस, ये प्रतीक मुद्रा से एडवर्ड थॉमस ने इसको क्या बोला है, एडवर्ड थॉमस ने बोला इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स। लिख सकते हैं भी, एडवर्ड थॉमस पेपर में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, प्रिंस ऑफ मनियर्स, एडवर्ड थॉमस ने बोला इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स, लिख सकते हो ये भी चीज। तो देखा इसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के, मतलब जो भी करने की कोशिश की इसने, उस पे क्या रहा है, वो अपोजिट ही रहा है। इसलिए इसको सबसे ज्यादा विद्वान भी कह सकते हो इसको, और सबसे ज्यादा मूर्ख भी यही था। तो लंपट मूर्ख या मूर्ख दिल्ली सल्तनत में कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके टाइम में मोरक्को से एक यात्री आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इब्न बतूता, नाम लिख लेना, इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन से देश का निवासी था, मोरक्को से। कहाँ आया था, भारत में। और इसकी विद्वता को देखते हुए, इब्न बतूता की विद्वता को देखते हुए इसको क्या कर दिया था नियुक्त, दिल्ली का काजी। लिख लेना ये भी, दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया, काजी मतलब जज, एक तरह से आज के टाइम की बात करें तो जज। तो दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया, इब्न बतूता को। कहां से आया था, मोरक्को से। और उसने उसकी पुस्तक में, पुस्तक का नाम भी लिख लेना, रेहला, पुस्तक का नाम लिखना रेहला, रेहला पुस्तक लिखी थी एक रेहला, जिसमें क्या किया, दिल्ली सल्तनत का पूरा वर्णन किया गया है उसमें, भाई मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और उसकी चीजों विद्वता के बारे में। देखो विद्वान तो था ये, लेकिन वो अलग बात है, इसके डिसीजन अपोजिट पड़ते रहे। अपोजिट क्यों रहे, क्योंकि इसने कभी किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, खुद ही अकेला ही डिसीजन लेने की कोशिश करता था, और अकेले में तभी तो बनाया गया। देखो भारत, अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी के बाद में भारत में देखें अगर, तो क्या बनाया, एक संविधान सभा बनाई है, उसमें लोग बिठाए हैं, और वो लोग सारे सलाह करते हैं, कोई पारित करते हैं, पहले रफली पारित करेंगे, फिर इसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा, फिर उसको तभी तो एक बनता है एक्ट, पहले एक्ट रहेगा, फिर उसके बाद कानून बनता है। ये थोड़ी भाई एक ने सपना देखा, ला भी कह दिया ये चीज कर दो, वो चीज नहीं करेंगे। उसके लिए पूरी प्री प्लान्ड होना चाहिए। अगर दौलताबाद को दूसरी राजधानी बनाता तो बात ठीक थी, लेकिन पूरी दिल्ली को सोचना, भाई पूरी दिल्ली को उठा के मैं लेके चलूं दौलताबाद, तो वो तो मूर्खता होगी ना। इसलिए बोला है तुगलकी फरमान,
भाई ये तो तुगलक वाला फरमान हो गया, भाई ना किसी की सुननी, अपनी अपनी चलानी। और इस तरह से क्या रहे, सारे के सारे अभियान इसके बिल्कुल, मतलब कि सारे के सारे अभियान इसके कोई भी नहीं लगा, इसलिए इसको फिर इसने देखो एक ये और लिख लेना, ये भी पेपर में आए हुए हैं, अमीरे को ही दीवाने को ही। देखो अमीर ए को ही, जो मैंने बताया था ना कृषि सुधार करने की कोशिश की थी, तो उसके लिए अलग से इसने बना दिया एक डिपार्टमेंट। क्या बना दिया, अमीर ए को ही, और अमीर ए को ही और दीवाने को ही। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद, देखो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी, 1300 कहाँ लिख दिया, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। 1351 में इसकी मृत्यु हो चुकी थी, और मृत्यु के बाद ही यहाँ से देखो दो राज्य अलग बन चुके थे भारत में, एक तो विजयनगर और एक बहमन साम्राज्य। हसन गंगू ने क्या बना दिया, एक अपना अलग साम्राज्य घोषित कर दिया दक्षिण भारत में, और दो भाई हरिहर और बुक्का ने भी अपने दो साम्राज्य अलग। तो दिल्ली सल्तनत में ही दो साम्राज्यों को अलग पढ़ना पड़ता हमें, विजयनगर और बहमन साम्राज्य दोनों में। और इसकी मृत्यु पे ही एक था यात्री बदायूनी, सुना भी होगा किसी ने, बदायूं ने क्या लिखा था इसकी मृत्यु को, बदायूं या बदायूनी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु में लिखा था भाई प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिली, ये बोला था प्रसिद्ध लेखक बदायूं ने। तो उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद इसका भतीजा बैठेगा राजगद्दी पर, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखो, इसकी माँ का नाम, राजा रनमल की पत्नी थी इसकी माँ। तो एक तरह से हिंदू धर्म से का लोग मानते थे इसको, फिरोज शाह तुगलक को। जैसे एमबीटी इसको बोला, इसको एफएसटी भी बोल सकते हो, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। तो इसने क्या किया, उलेमा वर्ग, उलेमा समझते हो, उलेमा जो पूर्णतः इस्लामिक पद्धति को मानता हो, पूर्णतः इस्लामिक मतलब इसने अपने आप को मुसलमान, जैसे ये बोलते थे इसके बारे में, इसकी माता हिंदू है, तो इसमें हिंदुओं के प्रति उदारता ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने उसको साबित करने के लिए क्या कर दिया, पूरे राज्य में पूर्णतः इस्लामिक पद्धति को अपनाया, उलेमा वर्ग की इस्लामी पद्धति। इसलिए इसने कासिम अमीर उल मोमिन नाम अपना, कासिम अमीर उल मोमिन ये नाम से था ये, और फिरोज शाह तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। और पूरा क्या कर दिया इसने, सारे के सारे 24 करों को उठाकर इसने 4 कर लगाए, सिर्फ 24 कर को उठा दिया, 4 कर लगाए। अलाउद्दीन खिलजी ने 6 लगाए थे, अगर याद हो, जजिया, जकात और खुम्स, खराज, चरी, धरी, 6 कर लगाए थे, 2 नए कर लगाए थे, चरी, धरी, चराई और घर पे। तो इसने क्या किया, सबको उठा दिया, पिछले जितने कर थे 4 नए कर लगा दिए इसने, भी सिर्फ 4 देने पड़ेंगे। जजिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। मैंने बताया था जजिया कर गैर मुस्लिमों पे था, जिसमें क्या था, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, दिव्यांग यानी कि विकलांग और ब्राह्मण, इन 5 पे नहीं था, बाकी सब पे जजिया कर था। लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया क्वेश्चन है भी, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। कारण इसको मतलब मुस्लिमों को दिखाने के लिए मैं कट्टर मुस्लिम हूं, और इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। जकात पता ही है सबको, मुस्लिमों पर था। उसके बाद खराज कृषि कर, और खुम्स सैनिकों पर। खुम्स पता ही होगा खुम्स के बारे में, अगर नहीं पता तो देख लेना, लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं आप, उसमें बताया गया है खुम्स क्या था, खराज क्या थे। और इसने एक नया कर लगाया, सिंचाई कर। क्यों लगाया सिंचाई कर, क्योंकि
फिरोज शाह तुगलक ने भारत में एक तरह से नहर निर्माण का पिता कह सकते हो इनको। भारत में सबसे ज्यादा नहरें बिछाई इसने, सबसे ज्यादा नहरें, 200 से अधिक नहरें थी फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, और 5 तो बहुत बड़ी बड़ी नहरें बनाई हैं। तो उसके एवज में भी कृषि पर इसने पूरा जोर लिया। 1200 बाग लगाए इसने, 1200 बाग में फलों की अलग अलग भाई प्रयोग किए इसने पूरे, बहुत ज्यादा भाई फलों पे अलग अलग भाई उच्च गुणवत्ता के फल पैदा हों। इसने पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या किया, नहरें लगाई, फिर उसके चारों तरफ क्या लगाएगा, बाग, और इसलिए इसने क्या लगाया, एक सिंचाई कर लगाया, हक ए सबर, लिख लेना ये एक नया कर। देखो 4 कर, बाकी 24 कर जितने थे हटा दिए पिछले, सिर्फ 4 रखे, जजिया, जकात, खुम्स, खराज और एक सिंचाई कर, हक ए सबर, लिख लेना ये हक ए सबर, हक ए सबर, एक नया कर लगाया सिंचाई कर, जिसमें हक ए सबर 5वां कर ये लगा दिया। जो उपज का कितना था, 1/10वां भाग, देखो ज्यादा भी लगाया, 1/10वां भाग उपज का, 1/10वां भाग, भाई 1/10वां भाग सिंचाई कर दो और अपना पानी लो, जो ठीक भी था ये तो भाई सिंचाई कर, क्योंकि लोगों से इससे पहले नहरों से वाकिफ ही थे। सबसे पहली नहर देखो किसने बनाई थी, गयासुद्दीन तुगलक, पहले मतलब नहर निर्माण सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में या भारत में पहले गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन नहरों का जाल बिछाएगा जो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, फिर उसके सिक्के चलाए, सिक्के भी किसके नाम पर, देखो चांदी के सिक्के को क्या बोला, अदा, और तांबे के सिक्के को विक। जैसे इल्तुतमिश के टाइम में बताया था, जित्तल टंका, पिछली वीडियो देख सकते हो आप, पहली मतलब जब गुलाम वंश स्टार्ट करवाया था उसमें मैंने बताया था भाई इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे, रजिया नाम के भी सिक्के चलाए थे, शिव की, नंदी की फोटो बताया, वो सारा कुछ पिछली क्लास में आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन वीडियो के लास्ट में डाल देंगे हम दोनों तीनों क्लासेस का, गुलाम वंश का भी और खिलजी वंश का भी। चांदी को क्या बोला था उसमें अलग बोला था, वो आप वीडियो में देख सकते हो। इसने चांदी के सिक्के को क्या बोला, अद्दा, और तांबे के सिक्के को विक। वहां और कुछ नाम था, जित्तल और टंका बता रहा हूं मैं, उसको देख लेना वीडियो में। और इसने देखो खलीफा के नाम से चलाए, खलीफा का नाम आया उन पे, और इसने 300 नए नगर बसाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 300 नए नगर, जिसमें 5 प्रमुख लिखे हुए हैं सिर्फ, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। हिसार, फतेहाबाद, हरियाणा में हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। देखो तुगलकाबाद कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसलिए बार बार पूछता है पेपर वाला, फिरोजाबाद पूछ लेगा और आपसे तुगलकाबाद पूछ लेगा, इसमें कंफ्यूजन होना बिल्कुल भी वो नहीं करनी, बार बार रिपीट में क्लास देख सकते हो। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक और तुगलकाबाद गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। जो कंफ्यूज करते हैं उनको साथ साथ कंपैरिजन कर लिया करो, इतिहास में कंफ्यूज करती हैं इतिहास में चीजें। तो फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद, 5 प्रमुख शहर फिरोज शाह तुगलक। 300 नए शहर बसाए थे एक तरह से, 1200 बाग लगवाए, 200 से ज्यादा नहरें बनवाई, कौन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 4 कर लगाए, ब्राह्मणों पर भी कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक, उससे पहले ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाया था किसी ने, तो ये था। और मेरठ और टोपरा के शिलालेख, मेरठ और टोपरा, टोपरा हरियाणा में है और मेरठ यूपी में, आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में, उनको दिल्ली कौन लेके आया, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में 2 मेरठ और टोपरा शिलालेख कौन लेके आया, दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक। और इसने देखो पढ़ा लिखा ये भी था, मोहम्मद बिन तुगलक भी अच्छा विद्वान था, लेकिन वो अलग बात है, उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो सारे के सारे विफल रहे, असफल रहे। फिरोज शाह तुगलक भी इतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो इसने खुद की आत्मकथा लिखी है, फतुआत ए फिरोज शाही, खुद की आत्मकथा, फतुआत ए फिरोज शाही, फतुआत ए फिरोज शाही, फतुआत ए फिरोज शाही, फतुआत ए फिरोज शाही। 2-4 बार मेरे साथ बोल लोगे याद हो जाएगा, ये साथ साथ बोल लिया करो, इसमें कोई भी शर्माने की चीज नहीं है, याद करना है। फतुआत ए फिरोज शाही, इसकी आत्मकथा जो कि इसने खुद लिखी थी, खुद लिखी इसने। और ज्वालामुखी मंदिर से, ज्वालामुखी मंदिर आज कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी देख सकते हो। 1300 ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। कौन था इसके साथ विद्वान, फारसी विद्वान, अपाउद्दीन, अपाउद्दीन, अपाउद्दीन विद्वान था इसके साथ। और
किस नाम से बनाया इन ग्रंथों को? दलायते, दलायते फिरोज शाही, दलायते फिरोज शाही। देखो आत्मकथा इसने खुद लिखी, अगर आत्मकथा आएगा तो फिरोज शाही पीछे ही है, इसका मतलब FST फिरोज शाह तुगलक। और ये भी दलायते फिरोज शाही, अगर किताब का पूछेगा, ज्वालामुखी मंदिर से 1300 ग्रंथ लेके आया था ये, और उसका किसमें कराया था इसने? फारसी में अनुवाद। और इसने एक बनाया, इसको दास रखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। इसके दरबार में कम से कम 1,80,000 दास थे, 1,80,000 दास, 1,80,000 दास। और उनके लिए किसने अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ था? दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, अलग से डिपार्टमेंट बनवाया था, दीवान ए बंदगान, जिसमें क्या रखता था ये? दासों को। इसको दास रखने का बहुत ही बड़ा शौक था भाई, अलग अलग तरह के दास रखता था ये। और इसने एक बना दिया भाई, गरीब में किसी भाई कोई महिला है या कोई घर है अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकता, तो उसने बनाया दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। एक अलग से और बना दिया, जैसे मैं आज के टाइम की बात करूं, अगर दीवान ए खैरात, जैसे स्टाइफंड देते हैं, स्टाइफंड दे दिया आज के टाइम में, भाई कोई गरीब बच्चा है वो पढ़ लेगा, भाई स्टाइफंड दे दो, उसको ले कन्यादान देती है सरकार। आजकल जो ये आयुष्मान कार्ड वाला हो गया, भाई इनकी जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, उनकी लड़कियों को, 2 लड़कियों की शादी के लिए सरकार 51,000 देती है कन्यादान। तो इसी तरह इसने बना दिया भी, जिन गरीब लड़कियां हैं उसको दहेज के लिए पैसे नहीं है उनके पास, तो वो दीवान ए खैरात एक अलग से बना दिया। जैसे आजकल अपने सैल हैं, वुमेन वेलफेयर वाला हो गया, शेड्यूल कास्ट वाला हो गया, OBC वाला हो गया, तो इसी तरह बना दिया दीवान ए खैरात, एक अलग से डिपार्टमेंट, जिसमें क्या होगा भाई, दान मिलेगा, यानी कि पैसे मिलेंगे जो भी गरीबों की मदद के लिए हो गए। यानी कि उदार शासक था दिल्ली सल्तनत का। इसलिए देखो इसने एक और बनाया, दार उल सफा, दार उल सफा। ये क्या था? एक तरह से जैसे दार उल सफा से मतलब हॉस्पिटल है, जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिसमें क्या मिलेगी भाई, मेडिकल की सुविधा क्या मिलेगी? फ्री मिलेगी। दार उल सफा, दीवान ए खैरात एक तरह से दान, और दार उल सफा दीवान ए बंदगान, दासों के लिए। इसके पास 1,80,000 से ऊपर, इसको दासों का बड़ा शौक था। दीवान ए खैरात दान देता था बहुत ज्यादा। दार उल सफा भाई मेडिकल सुविधा भी क्या थी? एक तरह से फ्री जैसी, जैसे आज के टाइम में हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसमें क्या मिलती है, इनको मेडिकल चेकअप का सारा फ्री होता है ना, सरकार देती है। इस तरह उसने सोचा, तो इसलिए ये देखो हिंदू धर्म, हिंदू माँ की कोख से पैदा हुआ था, तो इसमें उदारता तो थी, दिखाता अपने आप को था भी, हाँ भी मैं हिंदुओं से ये चीज़ है। लेकिन अगर इसके कामों की बात करें, पेड़ लगाना, नगर बसाना, नहरें निर्माण करना, कृषि की तरफ ध्यान देना, कर इसने जरूर ब्राह्मणों पर लगाया, लेकिन हिंदुओं के प्रति इसका उदार दृष्टिकोण यहाँ से ही पता चलता है। भाई दीवाने खैरात बना दिया, दार उल सफा बना दिया, दीवाने बंदगान बना दिया। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको बोला गया है? इसके सारे कामों को लेकर फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक के बाद देखो 1388 में इसकी मृत्यु होगी, फिरोज शाह तुगलक की। उसके बाद अंतिम शासक आएगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक रहेगा 1412 तक, ये यहां से ले सकते हो। और 1398 में तैमूर ने आक्रमण कर दिया था भारत पर, और ये बोला गया है उसने दिल्ली पर सड़कों पर जो भी आदमी दिखा उसको काटता चला गया। वो एक तरह से बिल्कुल इतनी बुरी तरह से मारकाट कर दी थी कि सारे दिल्ली की सारी सड़कों पर लहू ही लहू था, पूरी लाल सड़कें हो चुकी थी दिल्ली की, इतनी बुरी तरह से मारकाट चलाई। और उसका नाम इतिहास में तैमूर लंग, तैमूर लंग, क्योंकि वो एक टांग से लंगड़ा भी था इसलिए लंग, लंग, तैमूर लंग। और हरियाणा में तो जैसे छोड़ो, ये तो पॉलिटिकल बात हो जाएगी राजनीति वाली, तो तैमूर लंग इसलिए तैमूर लंग बोला गया है, क्योंकि एक टांग से थोड़ा सा लंग था इसके पैर में, इसलिए इसको बोला गया तैमूर लंग। इतनी बुरी तरह से आक्रमण किया इसने भारत पे, और भारत का सारा कुछ सोना साना सब कुछ लेट के समेट के चला गया था। और इसने अपना एक सूबेदार छोड़ा था खिज खान के नाम से, खिज खान,
खिज बोल लो या खिजर खां, खिजर भी बोल सकते हैं उसको, खिजर खां या खरिज खां, खरिज खां लाहौर का। और इसी के क्या करेगा, 1414 में आकर दिल्ली सुल्तनत को ही क्या कर देगा, अपने अंडर ले लेगा और स्थापना कर देगा एक तरह से सैयद वंश की। एक तरह से तुर्क में ये अंतिम वंश था। हमारे 3 वंश कंप्लीट हो चुके हैं, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश और तीसरा तुगलक वंश। दिल्ली पर सबसे कम सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश और सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश। तो दोनों में और इनमें इंपॉर्टेंट देखना कौन कौन से हैं। देखो इंपॉर्टेंट, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और बीच में रजिया भी थी, चलो क्योंकि प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। और उसके बाद अगले में देखेंगे तो कौन, एक तो संस्थापक खिलजी वंश का और एक अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरे में देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ही फिरोज शाह तुगलक। बाकी याद करने की जरूरत नहीं खास। और सैयद वंश आ जाएगा उसके बाद। सैयद वंश का टाइम पीरियड रहेगा 1414 से लेकर 1451 तक, और सैयद वंश के बाद आएगा अपना लोधी वंश। तो इस तरह से 5 के 5 दिल्ली सल्तनत के वंश, पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो अगली क्लास में करेंगे हम लोधी वंश और सैयद वंश। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।